start with the definitions. आइए पहली डेफिनेशन करते हैं. सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि अपन जिसको ऑफर बोलते हैं ना, कहानी कहां से स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट होती है जब एक बंदा दूसरे बंदे को ऑफर देता है. सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर की जगह क्या वर्ड यूज लिया गया है? प्रपोजल. प्रपोजल यूज लिया गया है. हाँ, ये अलग बात है कि हम इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं एग्जाम में भी और पढ़ने के दौरान भी, ठीक है. बट ऑफर को किस नाम से जाना जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? कि एक बंदा दूसरे को ऑफर दे रहा है, तो अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक बंदा दूसरे को प्रपोजल दे रहा है, ठीक है. सो ऑफर ऑल्सो नोन एज प्रपोजल. लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ ऑफर और प्रपोजल, ठीक है. A person is said to make a proposal when, एक बंदा दूसरे को प्रपोजल तब दे रहा है जब when he signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence. सर ये कैसी डेफिनेशन हुई? ये तो बहुत ही समझ ही नहीं आ रही है, वाहियात डेफिनेशन है. तो सर देखो, लॉ का क्या रूल होता है कि अपने को चीजों को ब्रेक कर करके पढ़ना है, ठीक है. अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, या एक बंदा दूसरे को प्रपोजल या ऑफर तब देता है जब व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर. ये हो गया पहला पॉइंट. तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? देखो बहुत ध्यान से समझना. राम और श्याम दो जने हैं. श्याम के पास में एक मर्सिडीज कार है, ठीक है. राम को वो कार खरीदने की इच्छा है. तो एक तो है कि राम अपने मन में ही सोच के बैठ जाता है कि मुझे श्याम की कार खरीदनी है, 10 लाख रुपए तक होगा तो मैं खरीद लूंगा. ये इसने केवल मन में सोच के बैठा है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेट ही नहीं किया, सिग्निफाई ही नहीं किया श्याम को कि मुझे तेरी कार खरीदनी है तो मैं तुझे ऑफर दे रहा हूं. तो सर क्या उस ऑफर या प्रपोजल का कोई मतलब रहेगा जो राम ने केवल अपने मन में सोचा लेकिन श्याम को कम्युनिकेट या सिग्निफाई ही नहीं किया? क्या उस ऑफर का कोई मतलब रहेगा? क्या उसे हम सही में ऑफर भी बोलेंगे कि राम ने श्याम को ऑफर दिया? ऐसा बोल सकते हैं जब उसने मन में ही सोचा राम ने? बोलो हाँ या ना. नो सर. है ना. तो जरूरी क्या है, ये ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन बताती है कि एक बंदे को दूसरे बंदे को वो ऑफर कम्युनिकेट या सिग्निफाई करना पड़ेगा. कम्युनिकेट या सिग्निफाई करना पड़ेगा, केवल मन में सोचने से नहीं होगा. इसकी नॉलेज में वो ऑफर या प्रपोजल आना चाहिए, सिग्निफाई होना चाहिए इसको. सो पहला पार्ट क्या है? अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर. जब वो दूसरे को कम्युनिकेट करता है, सिग्निफाई करता है. यहां तक का मतलब समझ में आ गया? तो आगे बढ़ूं? सभी जने बोलो यस सर. आ गया? आगे बढ़िए. हिमांशी आ गया रे? हाँ सर. ठीक है. सो अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल when he signifies to another, yani offer needs to be communicated, it must come to the knowledge of the another person. Now when he signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything. यहां तक आ गया सेकेंड पार्ट डेफिनेशन का. ये बंदा राम श्याम को क्या कम्युनिकेट कर रहा है, ये आगे का पार्ट समझने के लिए पहले हमें एक बेसिक सी बात समझनी होगी. ऑफर दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव ऑफर और नेगेटिव ऑफर. Positive offer is an offer to do something, and negative offer is an offer for not to do something. ऑफर कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव ऑफर भी हो सकता है और नेगेटिव ऑफर भी हो सकता है. पॉजिटिव ऑफर किसको बोलते हैं? कि सर कुछ करने के लिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, अपनी कार बेचने के लिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, ठीक है. इट्स एन ऑफर टू डू समथिंग.
नेगेटिव ऑफर इज एन ऑफर फॉर नॉट टू डू समथिंग। इसका तो अपन ने अभी एग्जांपल देखा, राम यदि श्याम को बोलता है क्या आप अपनी कार मुझे बेचेंगे 10 लाख रुपए में, तो ये कुछ करने के लिए, कार बेचने के लिए ऑफर है। नेगेटिव ऑफर का एग्जांपल देखते हैं। राम और श्याम के बीच में रुपयों का, पैसों का लेन देन था। राम को श्याम को 10 लाख रुपए एक पर्टिकुलर दिन पे चुकाने थे, लेकिन वो नहीं चुका पाया। तो अब श्याम के पास में क्या ऑप्शन है कि सर इसके ऊपर केस करे। तभी राम ने श्याम को बोला यदि तू मेरे पे केस नहीं करेगा तो मैं तुझे 2 महीने में ब्याज समेत पैसा चुका दूंगा। तो श्याम ने कहा ठीक है, मैं तेरे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं। यानी यहां पर ऑफर कैसा है, केस नहीं करने के लिए ऑफर है कि तू मुझ पे यदि केस नहीं करेगा, कुछ नहीं करने के लिए ऑफर है कि तू यदि मेरे पे केस नहीं करेगा तो मैं तुझे ये इतना पैसा ब्याज समेत चुका दूंगा। सो दिस इज अ नेगेटिव ऑफर, ऑफर नॉट टू डू समथिंग, केस नहीं करने के लिए। सर ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। पानियमी आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। सो ऑफर कैन बी अ पॉजिटिव ऑफर, दैट इज एन ऑफर टू डू समथिंग, एंड ऑफर कैन बी अ नेगेटिव ऑफर, दैट इज एन ऑफर फॉर नॉट टू डू समथिंग। ठीक है सर। तो जब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ऑफर दे रहे हैं, वो कैसा भी ऑफर हो सकता है, पॉजिटिव ऑफर हो सकता है या फिर नेगेटिव ऑफर हो सकता है। ठीक है सर, कैसा भी ऑफर हो सकता है। परफेक्ट। सो when one person signifies to another, ठीक है, यानी ऑफर नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, ये तो हमने पढ़ा था पहला पार्ट। when one person signifies to another his willingness, मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम कुछ करो, पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग या एनीथिंग, यानी कि कुछ नहीं करने के लिए नेगेटिव ऑफर। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मींस नॉट टू डू समथिंग। ऑफर कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव ऑफर या नेगेटिव ऑफर। अभी तक हमने 2-3 बातें समझ ली। पहली बात कि सर ऑफर को कम्युनिकेट करना जरूरी है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, कि ये चाहता है ये बंदा कुछ करे या कुछ ना करे। ठीक है। अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। with a view to obtain the assent of that other person, with a view to obtain the assent of that other का मतलब है other person। सर राम श्याम को ऑफर क्यों देता है? with a view to obtain his consent या assent या acceptance towards such offer। राम ने श्याम को ऑफर क्यों दिया? with a view to obtain his consent या फिर assent या फिर acceptance। सर राम ने श्याम को ऑफर इसलिए दिया with a view to obtain his consent और assent और acceptance। तो ऑफर किस लिए दिया जाता है? ऑफर सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए या एक्सेप्टेंस लेने के लिए या एसेंट लेने के लिए दिया जाता है। यदि मेरा सामने वाले की एसेंट लेने की कोई इच्छा ही नहीं है, कंसेंट लेने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो वो ऑफर नहीं होगा। सर कैसे, जरा समझाओ तो लो अभी समझो। राम ने अपने फ्रेंड श्याम को यूं चलते हुए बोल दिया यार यदि कोई मेरे को 50 लाख रुपए देगा तो मैं अपना घर बेचने के बारे में सोच सकता हूँ। यहां पर राम का श्याम का एक्सेप्टेंस लेने का ये केवल एक स्टेटमेंट है, इधर कोई इच्छा नहीं है सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए। तो ये कोई ऑफर नहीं हुआ। जो राम ने बोला ना यार कोई यदि मुझे 50 लाख रुपए देगा तो मैं अपना घर बेचने के बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ सामने वाले की कंसेंट लेने की इच्छा खुद स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि सामने वाले की कोई एक्सेप्टेंस लेने की इच्छा नहीं है। यही राम ने यदि श्याम को बोला होता क्या आप मेरा घर 50 लाख रुपए में खरीदेंगे, तो सर यहाँ पर इस सेकंड स्टेटमेंट में इच्छा दिख रही है ना कि सामने वाले की एक्सेप्टेंस या कंसेंट या एसेंट लेने की। तो पहला वाला ऑफर नहीं हुआ और दूसरा वाला जो एग्जांपल दिया क्या आप मेरा घर 50 लाख में खरीदेंगे, ये डेफिनेटली ऑफर हुआ क्योंकि यहाँ पर सामने वाले की कंसेंट या एसेंट या एक्सेप्टेंस लेने की इच्छा है।
तो सर सबसे पहले तो ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। दूसरी बात, ऑफर कैसा भी हो सकता है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ऑफर क्यों दिया जाता है सर? सामने वाले की कंसेंट या एसेंट या एक्सेप्टेंस लेने के लिए। इतना समझ में आया अभी तक? बोलो यस सर, बोलो। यस सर। यस सर। किसी को नहीं आया हो तो हाथ खड़ा करो। आयुषी आ गया तेरे को? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। सर जैसा भी ऑफर है, कुछ करने के लिए पॉजिटिव ऑफर है तो उसके लिए कंसेंट लेना, कुछ नहीं करने के लिए नेगेटिव ऑफर है तो उसके लिए कंसेंट लेना। ठीक है, तो a person is said to make an offer or a proposal when he signifies to another person, यानी he communicates to another person his willingness कि मैं चाहता हूं आप कुछ करें या कुछ नहीं करें। क्यों कम्युनिकेट करता हूं मैं ऐसा ऑफर? with a view to obtain the assent या consent of that other person towards such act और towards such abstinence। abstinence का मतलब abstain करना, abstain करना यानी कि कुछ नहीं करना। जैसा भी ऑफर था, पॉजिटिव ऑफर था तो उसके लिए कंसेंट ऑब्टेन करना, नेगेटिव ऑफर था कुछ नहीं करने के लिए, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग के लिए, तो उसके लिए कंसेंट ऑब्टेन करना या एसेंट ऑब्टेन करना। ये इतनी मस्त डेफिनेशन, खतरनाक डेफिनेशन है, लॉ का नियम है। चीज यदि समझ में नहीं आ रही हो तो टुकड़े करके पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ो, अपने आप थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा। और बाकी तो मैं बैठा ही हूं तुम लोग के लिए। So a person is said to make a proposal या offer when he signifies to another, यानी कि ऑफर सामने वाले को कम्युनिकेट करना जरूरी है, इसकी नॉलेज में आना जरूरी है, तो ही वो ऑफर एक्सेप्ट हो पाएगा। यदि ऑफर की नॉलेज ही नहीं है वाई को, तो वाई जिंदगी में कभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। पॉजिटिव ऑफर भी हो सकता है, नेगेटिव ऑफर भी हो सकता है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट या कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन जिसे आप ऑफर दे रहे हैं। आप ऑफर क्यों देते हैं? सामने वाला जिसको ऑफर दिया गया है उसकी एसेंट या कंसेंट लेने के लिए। जैसा भी ऑफर है उसके प्रति एसेंट या कंसेंट लेने के लिए। पॉजिटिव ऑफर है तो पॉजिटिव ऑफर के लिए, नेगेटिव ऑफर है तो नेगेटिव ऑफर के लिए कंसेंट या एसेंट लेने के लिए आप ऑफर देते हैं। अब कल मुझे, कल मतलब मंडे को, मुझे ये डेफिनेशन याद चाहिए सबसे। A person is said to make a proposal or to another person when he signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain the assent or consent of that other person towards such act or abstinence. A person is said to make a proposal to another person when he signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with with a view to obtain the consent or assent of that other person towards such act or abstinence, then he is said to make a proposal. ये याद होनी चाहिए। कभी कभार एग्जाम में डिफाइन करने को आ जाता है, डिफाइन प्रपोजल, डिफाइन ऑफर, तो सर उस समय फिर है ना इधर उधर हवा में या छत की तरफ नहीं देखना एग्जामिनेशन हॉल की कि वहां लिखा हुआ होगा, क्या लिखे, याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। An offer is an expression of willingness by one party to another. सर मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें या नहीं करें, जैसा भी ऑफर है वैसा, टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑन द स्टेटेड टर्म्स विद एन इंटेंशन टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर। मैं क्यों ऑफर देता हूं? उसके पीछे मेरी इच्छा है कि आप अपनी कंसेंट देवे मेरे ऑफर के प्रति। ठीक है, मैं इसीलिए देता हूं ऑफर। ऑफर कैन बी अ पॉजिटिव ऑफर। इसको आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना, इसको आप एग्जाम में पूरा लिखना, पॉजिटिव ऑफर यानी कि ऑफर टू डू समथिंग, और नेगेटिव ऑफर को पूरा नेगेटिव ऑफर लिखना, नेगेटिव ऑफर एंड ऑफर नॉट टू डू समथिंग। ये भी आपको आ गया है। आपको पॉजिटिव ऑफर का भी एग्जांपल दिया है, आपको नेगेटिव ऑफर का भी एग्जांपल दिया है। पॉजिटिव ऑफर कार बेचेगा क्या, नेगेटिव ऑफर केस नहीं करेगा तो मैं तेरे को ब्याज समेत पूरा पैसा लौटा दूंगा। ठीक है,
चलिए दोनों का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अब देखो, राम ने श्याम को ऑफर दिया, क्या आप अपनी कार मुझे 5 लाख रुपए में बेचेंगे क्या? ठीक है, ऐसा एक ऑफर दिया। तो ऑफर देने वाले को क्या बोलते हैं रे? ऑफरर या प्रपोजर। और जिसे ऑफर दिया जा रहा है उसको बोलते हैं ऑफरी या प्रपोजी। ऑफरर या प्रपोजर, जो ऑफर दे रहा है ऑफरर, जिसे ऑफर दिया जा रहा है ऑफरी। ऑफरर या प्रपोजर, ऑफरी या प्रपोजी। ये दोनों टर्म्स याद रखना। ऑफरर ऑफर देने वाला, या प्रपोजर प्रपोज करने वाला। ऑफरी जिसे ऑफर दिया जा रहा है, प्रपोजी जिसे प्रपोजल दिया जा रहा है। ठीक है सर। अब श्याम या तो ऑफर को रिजेक्ट करेगा या फिर उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यदि उसने रिजेक्ट कर दिया तो कहानी यही खत्म। लेकिन यदि श्याम ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये ऑफरी कौन बन जाएगा सर? एक्सेप्टर। ऑफरी कौन बन जाएगा? एक्सेप्टर। ये एक्सेप्ट ही नहीं बन जाएगा भाई, ये गलती मत कर देना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक्सेप्टर और एक्सेप्टी, ऑफरर और ऑफरी, वैसे एक्सेप्टर और एक्सेप्टी नहीं, ऐसा कुछ एक्सेप्टी नाम की कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, सो जिसे ऑफर दिया गया ऑफरी, यदि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो अब वो बन जाएगा एक्सेप्टर। ठीक है, और देखो, राम ने श्याम को 5 लाख रुपए देने का वादा किया, तो अब इस वाले प्रॉमिस के लिए राम बन जाएगा प्रॉमिसर और श्याम बन जाएगा प्रॉमिसी। जो वादा करता है वो प्रॉमिसर और जिसे वादा किया जाता है वो होता है प्रॉमिसी। और जो गाड़ी देने वाला वादा है, श्याम ने राम को बोला मैं आपको कार दूंगा, तो इसके लिए प्रॉमिस किसने किया? श्याम ने। तो इस वाले प्रॉमिस के लिए श्याम प्रॉमिसर और इस वाले प्रॉमिस के लिए राम प्रॉमिसी। एक के लिए ये प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। ऐसा देखो, जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ से प्रॉमिस ही जाए। कंसिडरेशन प्रेजेंट में जा रहा है तो फिर प्रॉमिस की तो बात ही नहीं हुई है, इसने तो कंसिडरेशन दे ही दिया। यदि फ्यूचर में आ रहा है तो फिर प्रॉमिसर प्रॉमिसी हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है दोनों तरफ से ऐसा खेल हो, प्रॉमिसर प्रॉमिसी प्रॉमिसर प्रॉमिसी। एक तरफ से भी हो सकता है, ये सिचुएशन या एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है। तो जिसने कुछ करने का वादा किया है वो तो हो जाएगा प्रॉमिसर, जिसे वादा किया गया है वो हो जाएगा प्रॉमिसी। तो इधर राम ने श्याम को 5 लाख रुपए देने का वादा किया है, ये प्रॉमिसर ये प्रॉमिसी। और यदि श्याम ने राम को गाड़ी देने का वादा किया तो इस वाले गाड़ी देने वाले वादे के लिए ये प्रॉमिसर और ये प्रॉमिसी। तो अपन ने कितने टर्म्स सीखे? देखो, अपन ने देखा ऑफरर या उसको बोलते हैं प्रपोजर, जिसे ऑफर दिया जा रहा है ऑफरी। राम ने श्याम को ऑफर दिया तो ये ऑफरी या प्रपोजी। इसने यदि ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो ये हो गया एक्सेप्टर। और दोनों में से कोई भी वेज हो सकता है, प्रॉमिसर प्रॉमिसी या फिर प्रॉमिसर प्रॉमिसी। अपन बोलते हैं ना प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस बनते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस। तो सेट ऑफ प्रॉमिस कार देने का, 5 लाख रुपए देने का, इस तरीके से। अभी तक समझ में आया ऑफर की डेफिनेशन और लीगल, ये ऑफरर ऑफरी एक्सेप्टर एक्सेप्टर वगैरह? बोलो यस सर। यस सर। कनिका Yes, समझ sir. आया? यस सर। ठीक है, कोई भी बच्चा शर्म नहीं करेगा क्लास में। हो सकता है आपके कुछ डाउट्स हो, मैं इमीडिएटली सॉल्व नहीं करूं, थोड़ा सा लेट का बोल दूं क्योंकि एक फ्लो होता है क्लास का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको टालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अपन रात को 9 बजे से 10 बजे तक इसलिए मेहनत नहीं करते हैं कि अपन शर्म करें। अपना एक एम है कि अपने को सीए फाउंडेशन में ग्लोइंग कलर्स के साथ में निकलना है भाई। ठीक है, और पहले हिट में निकलना है। चलिए, तो ऑफरर ऑफरी प्रॉमिसर प्रॉमिसी एक्सेप्टर देन प्रपोजर प्रपोजी। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं।
ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। सर ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है या प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है रे? वो बन जाता है प्रॉमिस। सो ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल यानी कि ऑफर देने वाला प्रॉमिसर एंड पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। और हो सकता है अपोजिट भी सही हो जाए, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, ये सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, तो सर नेक्स्ट डेफिनेशन, अभी तक अपन ने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी है, ये यहाँ पर इतने बड़े में अपन ने ये वाला पैराग्राफ अपन ने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी है। पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग with an intention to obtain the assent of that other person towards such act or abstinence। ठीक है, ये ऑफर की डेफिनेशन है। तो सर ऑफर के बाद में क्या आता है? एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन और प्रॉमिस की, दोनों एक ही डेफिनेशन में दोनों को समझाया हुआ है, दोनों को डिफाइन किया हुआ है। सो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन और प्रॉमिस की डेफिनेशन आइए चालू करते हैं। सर राम ने श्याम को ऑफर क्यों दिया? राम ने श्याम को ऑफर इसलिए दिया ताकि वो श्याम की कंसेंट ले सके, एक्सेप्टेंस ले सके टुवर्ड्स हिज ऑफर। ठीक है, इसीलिए तो दिया, to take his consent to obtain his assent towards such act or abstinence, ताकि हम तेरी कंसेंट या एक्सेप्टेंस ले सके। ठीक है, तो सर एक्सेप्टेंस when the person to whom the proposal is made, ये हो गया पहला पॉइंट। signifies his assent thereto, ये हो गया दूसरा पॉइंट। the proposal is said to be accepted। ठीक है, a proposal when accepted becomes promise। ऑफर का जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है, एन ऑफर और अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं प्रॉमिस की डेफिनेशन में। समझना कहां पर है? एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन को समझना है। तो देखो तीन पार्ट निकाले, तीन में से एक तो ये वाला तो समझा दिया, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। ये पहले दो हिस्से समझने बाकी हैं। When the person to whom the proposal is made, जिस आदमी को प्रपोजल दिया गया है वो ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। जिस आदमी को प्रपोजल दिया गया है वो ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। कोई दूसरा पास में खड़ा हुआ यदि सुन रहा है ना, वो उसे एक्सेप्ट, अरे हाँ ऑफर मैंने सुना है तो मेरे लिए भी तो ऑफर हुआ तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, देखो कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारे बीच में, ना मुन्ना ऐसे नहीं होगा। क्या हुआ था, एक दिन जीत पटेल ने हमारे निकुंज को ऑफर दिया, निकुंज क्या तू मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदेगा क्या? या पास में निकुंज का फ्रेंड जो था शिवम वो भी खड़ा हुआ था, लेकिन जीत पटेल ने ऑफर किसको दिया? निकुंज को दिया। तो when the person to whom the offer or proposal is made signifies his assent thereto, आगे आएगा वो भी समझेंगे। लेकिन ये पहले पॉइंट से क्या समझना है? पहला पॉइंट क्या है? when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto। सर जिस आदमी को ऑफर दिया गया है वो ही ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर भी ले तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड या प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, यानी कि communicates his acceptance thereto या consent thereto। हम सामने वाले को ऑफर क्यों कम्युनिकेट करते हैं? To take his assent or consent। So when the person to whom the offer is made signifies his consent या assent thereto, यानी कि वो अपनी acceptance या consent या acceptance वापस communicate करता है, then the offer is said to be accepted या then the proposal is said to be accepted। देखो when the person to whom the proposal is made only he has got the right to accept that proposal। So when the person to whom the offer is made या proposal is made
signifies is assent thereto, यानी कि वो अपनी कंसेंट या एसेंट या एक्सेप्टेंस वापस ऑफर देने वाले को सिग्निफाई कर देता है, कम्युनिकेट कर देता है, देन द ऑफर या प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. वेरी सिंपल. व्हेन द पर्सन टू whom the offer is made he signifies his assent thereto, वो अपनी कंसेंट वापस कम्युनिकेट कर देता है, then the offer is said to be accepted. ठीक है, ये तो हो गया एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन. And an offer when accepted it becomes promise. तो ऑफर की डेफिनेशन हो गई, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन हो गई, प्रॉमिस की डेफिनेशन हो गई. ठीक है, जो प्रॉमिस करता है उसको हम प्रॉमिसर बोलते हैं, जिसे प्रॉमिस किया जा रहा है उसे हम प्रॉमिसी बोलते हैं. सो प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, इसमें भी कुछ समझाने वाली बात नहीं है. पर्सन मेकिंग, देखो ये छोड़ दो, चलो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, बस तुम तो ये याद रखो. ठीक है, समझ में आया? अभी तक कितनी डेफिनेशन की? 3 डेफिनेशन कर ली. सर ऑफर या प्रपोजल की कर ली, देन एक्सेप्टेंस की कर ली एंड प्रॉमिस की कर ली. जीत पटेल बोल, क्या हुआ? सर जो प्रपोजल एंड ऑफर से जो डेफिनेशन है उसमें कौन सी डेफिनेशन ज्यादा यूज करनी है? क्या बोल रहे हैं सर 2 डेफिनेशन आपने बताई थी. वन व्हेन अ पर्सन. नहीं, 2 डेफिनेशन नहीं, अपने को तो ये वाली यूज करनी है. अ पर्सन, ये जो है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में जो है ना, अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtain the assent of that other towards such act or abstinence. ठीक है, ये वाली मेन है. ओके सर. ठीक है यार, बहुत कचरा हो गया यहाँ पर. थोड़ा सा मेरी भावनाओं को समझो. तुमको समझाने में इतनी लिखने की इच्छा करती है कि यहीं पर पूरा लाल लाल हो जाता है. बट जितना लिख लिख के करोगे ना, उतना ब्रेक कर करके, लिख लिख के, प्रैक्टिस कर करके करोगे ना. लॉ पहली बात तो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो तुम लास्ट डेज में कर सको, जो कि अमूमन कुछ बच्चों की आदत होती है ना कि एग्जाम आने से थोड़े टाइम पहले मोड में आते हैं कि अब अपन पढ़ेंगे. नहीं, लॉ वैसा सब्जेक्ट नहीं है. तुमको ध्यान है मैं तुम्हारी क्लासेस रोज क्यों ले रहा हूँ? उसका रीजन है, लॉ रोज पढ़ोगे तो टच में रहोगे, तो समझ में आएगा, तो याद रहेगा. रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा. लॉ है ही ऐसा सब्जेक्ट. दूसरा, लॉ कभी भी पढ़ के तुम पास नहीं कर सकते हो, केवल पढ़ के. तुमको पढ़ के लिखना भी आना रहेगा. बच्चों की तकलीफ क्या होती है कि सर समझ में तो सब आ रहा है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो हम लिख ही नहीं पाते हैं. तो यार बहुत ऑब्वियस सी बात है, ऑफर की डेफिनेशन देखी तुमने अभी. जब तक तुम उसे लिख लिख के, याद करके, लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम के दिन कलम से कुछ निकलने वाला नहीं है. इसलिए ही बोलता हूँ, रोज याद करके पॉइंटर्स बना के लिखो. आज मैंने देखो एक बहुत सिंपल सी बात करी है. मैंने तुमको ये ऑफर की डेफिनेशन को ब्रेक करके मैंने अपना काम कर लिया है, पढ़ा दिया है. तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि आज ही क्लास के बाद में ही 10-15 मिनट दो इस चीज को, और अपने नोट्स में इस डेफिनेशन को पूरा लिखने के बाद में पहला नंबर पॉइंट ये, दूसरा नंबर पॉइंट ये और तीसरा नंबर पॉइंट ये. 3 पॉइंट्स ये हैं जिसमें इस डेफिनेशन को ब्रेक करना है. अंडरलाइन करके या तो पॉइंट नंबर 1 लगा दो या नीचे पॉइंटर्स में लिखो, और साथ में मैंने उन तीनों पॉइंट्स को जो समझाया है ना वो अपने वर्ड्स में समझने के लिए लिख लो या लीगल भाषा में लिख लो. तब तो एग्जाम वाले दिन दिमाग और कलम दोनों चलेंगे, अदरवाइज बैठे रहना. ठीक है, लॉ है ही ऐसा सब्जेक्ट. और माइंड यू, तुम सोचते हो कि यदि है ना हम फाउंडेशन में लॉ, बस लॉ फाउंडेशन तक ही है, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लेना. अकाउंट्स और लॉ 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तुम्हारे सीए फाउंडेशन में भी आएंगे, सीए इंटर में भी आएंगे और सीए फाइनल में भी आएंगे. भाया कहीं पीछा नहीं छूटने वाला है. ठीक है, तो अपने को फिल्ट्रेशन से निकलना है, अपने को फिल्टर नहीं हो जाना है, अपने को फिल्ट्रेशन से निकलना है. इंटर के लायक है, अपने को ये प्रूव करना है और पहली बार में ही करना है. चलिए, तो ये बातें कर ली अपन ने. ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो तुमको आती ही है. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज enforceable by law या legally enforceable. Contract is an agreement which is enforceable by law.
So section 2 subsection H या clause H of section 2 of Indian Contract Act says that contract is an agreement which is enforceable by law. सर फॉर्मूला मैंने तुमको कितना ही पहले बता दिया था ट्री के अंदर. कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. सो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी अपन ने कर ली. ठीक है सर. अब अपने को कुछ डेफिनेशंस ये जो है वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, देखो ऑफर की कर ली, एक्सेप्टेंस की कर ली, प्रॉमिस की कर ली. प्रॉमिस के बाद में क्या आता है रे? कंसिडरेशन ही तो आता है. तो एक डेफिनेशन कंसिडरेशन की भी आएगी. फिर प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बन जाता है सर? सर एग्रीमेंट बन जाता है. और एग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सेबल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. वेरी सिंपल. ये कर लिया, इसकी डेफिनेशन कर लिया, इसकी कर लिया. अभी नेक्स्ट सेकंड चैप्टर आएगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वहां इनकी डेफिनेशंस वापस आएंगी बेटा. लेकिन अभी समझा चुका हूं तो कम मेहनत करूंगा वहां पर. इसका डेफिनेशन कर लिया, इसका डेफिनेशन कर लिया, कंसिडरेशन का डेफिनेशन बाकी है. ठीक है, कंसिडरेशन का डेफिनेशन आ जाओ. नेक्स्ट कंसिडरेशन का डेफिनेशन करते हैं. लेट्स स्टार्ट डूइंग द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन. जीत पटेल पढ़ मेरे लिए. Consideration, section 2 subsection D. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence is called consideration. Consideration is something in return. In Latin words, it is termed as quid pro quo. देखो ये तो आपको आता है. आप सामने वाले के लिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कुछ कर रहे हो तो उसे भी तो आपको बदले में कुछ देना पड़ेगा. इस बदले में कुछ समथिंग इन रिटर्न जो आपको मिल रहा है वो आपके लिए कंसिडरेशन है. ये तो आपको आता है ना. कंसिडरेशन मींस आप जो सामने वाले के लिए कर रहे हो ना उसके बदले में आपको भी समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए. एक्स वाई को कार दे रहा है तो वाई से एक्स को कंसिडरेशन मिलना चाहिए 5 लाख रुपए. और वाई एक्स को 5 लाख रुपए दे रहा है तो वाई को अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मिलना चाहिए कार. ठीक है. तो सर कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न. इस समथिंग इन रिटर्न को लैटिन लैंग्वेज क्यों काम ले रहे हैं? क्योंकि लॉ लैटिन लैंग्वेज से बहुत कनेक्ट रखता है. ठीक है. सो इस समथिंग इन रिटर्न को बोलते हैं कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न. तो क्विड प्रो क्यू. ठीक है. कंसिडरेशन जहां पर समझाने के लिए आया ना वहां ये वर्ड आना चाहिए क्विड प्रो क्यू. कंसिडरेशन इज बेस्ड अपॉन द कांसेप्ट ऑफ क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न. इतना तो आपको आता है. ठीक है. कल मैंने आपको एक बात बताई थी. कल या पहले के लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी. कंसिडरेशन कैन बी, टेंसेस याद कराए थे ना मैंने आपको. पास्ट टेंस, present tense, future tense. Consideration can be past consideration, it can be present consideration, it can be future consideration. याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो. Yes, sir. जीत पटेल क्या प्रॉब्लम हुई? सर कंसिडरेशन के डेफिनेशन में ऐसा लिखा है बता द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर. अरे सब समझाऊंगा. अभी उल्टा चल रहा हूं क्योंकि जो इजी चीजें पहले समझी हुई है वो डेफिनेशन में कहाँ आ रही है वो तो बता दूं, फिर समझाऊंगा मैं तुमको. ठीक है. घबरा मत. थोड़ा सा धीरज. नहीं सर मेरा वो क्वेश्चन नहीं था. अच्छा तो पहले मैं एक बार मैं समझा दूं फिर तेरा क्वेश्चन पूछ. ठीक है. ओके. लेट मी सेटिस्फाई कि मैंने अपनी तरफ से काम कर दिया है. अब तुमको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ. मुझे तो सेटिस्फेक्शन हो जाने दे यार. ठीक है. खून पिलाना पड़ता है, मजाक नहीं है पढ़ाना. ये बात तुम सब जानते होगे. और पढ़ना भी मजाक नहीं है, ये बात मैं भी जानता हूँ. चलिए कल अपन ने एक बात पढ़ी थी. कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, इट कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन और कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन. देशना दोषी. यस सर. कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन का एग्जांपल दे मेरे को एक. Sir, it is when there is immediately a consideration is given. So suppose X ने Y को कार दी और Y ने immediately उसको 10 लाख की पे. ठीक है. यानी कि कंसिडरेशन
पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, ये हमें किससे कंपेयर करना है? कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम से कंपेयर करना है। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही इसने इसको कार दे दी तो वाई को भी प्रेजेंट कंसिडरेशन, और इसने इसको 10 लाख रुपए दे दिए तो एक्स को भी कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इसने इसको कार दे दी तो वाई को तो प्रेजेंट कंसिडरेशन। वाई ने कहा मैं तेरे को 10 लाख रुपए अगले महीने की 1 तारीख को दूंगा, तो एक्स को फ्यूचर कंसिडरेशन। तो हमें सारी चीजें कहां से देखनी है? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के समय कंसिडरेशन मिल रहा है तो प्रेजेंट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले मिल गया तो पास्ट, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद मिल रहा है तो फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। टाइम खत्म हो रहा है, लिंक भेजूंगा, वापस क्विकली रिजॉइन करोगे। सबके सब रुकना 1 मिनट, ठीक है? फटाफट लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन करना वापस।